Hello everyone, welcome to the Layman Way, and this video is a part of my playlist on how to score 120 plus in UPSC prelims, where we are discussing cool tips and tricks that you can utilize to get to the right options without even knowing the answers. And guys, this program is all free, so don't forget to smash the like button, subscribe, and also turn on the notification. Alright, if you want to view our full course, you can always click on the I button in the top right corner and view our full playlist. And guys, if you're following this course, do not forget to leave a comment down below about your progress in the course, guys, so that we can motivate one another. And let's get started. चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, कॉमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट. पता नहीं, हो सकता है अच्छे से पढ़ा है तो कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो देखते हैं. दूसरा क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज़ अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट री इशूड बाय द आरबीआई टू अ कॉरपोरेशन. पता नहीं. थर्ड क्या है, कॉल मनी इज़ अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस यूज फॉर इंटर बैंक ट्रांजेक्शन. येस, कॉल मनी यही होता है. कॉल मनी का कंसेप्ट ये होता है कि एक कॉल पे पैसा जब मिल जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, बैंक्स मतलब एक बैंक मान लो ए है, दूसरा बैंक बी है, ठीक है, इसको पैसा चाहिए ओवरनाइट, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इस बैंक को कॉल करेगा और उससे पैसा ले लेगा शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलते हैं हम कॉल मनी. ठीक है, तो ये सही है, थर्ड सही है. अब अगर थर्ड सही है मेरा तो सी और डी में से कोई एक ऑप्शन है. ठीक है, चौथा क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर द इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू कॉर्पोरेशन. ये तो सरासर गलत हो गया. जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसका नाम ही जीरो कूपन इसलिए है क्योंकि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो होता है वो ज़ीरो होता है, इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलता है. दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो कूपन बॉन्ड. इसमें क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है वो डिस्काउंटेड प्राइस पे इशू होता है और फिर जब आप उसको बेचने जाते हो तो फेस वैल्यू पे फिर इट गेट्स रिडीम्ड. तो जितना भी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में वो आपका अर्निंग्स होता है. ठीक है, बट इसमें कोई इंटरेस्ट पे आउट नहीं होता है जीरो कूपन बॉन्ड में, इसीलिए इसका नाम जीरो कूपन बॉन्ड है. ठीक है, तो फोर्थ हो गया गलत, और जैसे ही फोर्थ हमारा गलत हो गया तो आंसर क्या हो गया, सी. ठीक है, तो ये ऑप्शन हो गया. ऐसे एलिमिनेशन से आप कर सकते हो इसको. ठीक है, विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. परिव्रजा का, श्रमणा, उपासका, ये तो देखो याद है, अगर पढ़ा है एक बार तभी कर पाओगे. मेरे को तो कोई आइडिया नहीं था तो मैंने तो छोड़ दिया था इसको, है ना, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है. आगे बढ़ते हैं. विद द रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. क्या बोल रहा है, द लीडर ऑफ एन एलिफेंट इज़ अ फीमेल. ओके, मैक्सिमम जेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 months. पता नहीं. एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली. ओके, Among the states in India, the highest elephant population is in Kerala. ये गलत है. यहाँ से ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एलिफेंट्स हैं वो तो कर्नाटका में. ये न्यूज़ में भी था कि कर्नाटका में एलिफेंट्स माइग्रेट कर रहे हैं, इस टाइप से कोई कोई न्यूज़ आया था, है ना, तब था ये न्यूज़ में कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है एलिफेंट्स. ठीक है, तो फोर्थ अगर गलत है मेरा तो ये चला गया, ये चला गया, बचा 3 एंड, या फिर ये सही है या तो 1 एंड मतलब 1 and 2 है या 3 है. अब थोड़ा भी अगर आप मतलब थोड़ा भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो या पता है थोड़े बहुत, तो एलिफेंट एक्चुअली जो उनका लीडर होता है वो एक फ़ीमेल होती है. तो अफ्रीका में क्या होता है, जब पानी के लिए जो एलिफेंट्स हैं माइग्रेट करते हैं ओवर द कॉन्टिनेंट, तो उनको लीड करने वाली जो वो होती है मतलब लीड करने वाला जो होता है वो फीमेल होती है. ठीक है, और कैसे कर सकते थे इसको, मान लो अगर नहीं मालूम है ये फीमेल, तो अब देखो थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो. थर्ड हमें यही एलिमिनेट करना है ना, थर्ड और 1 और 2 और 3 में कोई एलिमिनेट करना है, या तो 1 और 2 है या तो 3 है. तो थर्ड में क्या बोला है, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन कैल्विंग टिल द एज ऑफ 40 years ओनली. ओनली आ गया यहाँ पे, एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई, गलत है ना. एक्सट्रीम स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग होती है. अगर मैं आपसे बोलूँ कि इन दोनों ऑप्शंस में चूज़ करना है आपको, ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस में चूज़ करना है, तो आप किसको गलत मारोगे, ऑब्वियसली एक्सट्रीम स्टेटमेंट को आप गलत मारोगे, है ना. तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गई गलत, तो आंसर आपका क्या हो गया, 1 and 2. तो इसमें हमने क्या किया, एक तो एलिमिनेशन टेक्निक लगाई कि फोर्थ वाला जो है वो कर्नाटका में है, तो फोर्थ को हमने एलिमिनेट कर दिया सीधा सीधा. उसके बाद हमने क्या टेक्निक लगाई, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग. ठीक है, ये टेक्निक लगाई हमने, तो ऐसे करके हमारा आंसर आ गया ए. ठीक है, सॉरी. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन. कावेरी बेसिन में कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो लोकेटेड हैं. अब कावेरी बेसिन कहाँ पर है, जहाँ पे कावेरी फ्लो करती है वहीं है. कावेरी कहाँ से फ्लो करती है, ये कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु से होते हुए जाती है नीचे, है ना, आपके बे ये इधर इस ओशन में. ठीक है, इंडियन ओशन में, राइट. तो यही बेसिन होगा इसका पूरा. तो अब आपको ना इसमें लोकेशंस मालूम होने चाहिए कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, पापीकोंडा कहाँ है. अब जैसे इसमें एलिमिनेशन से हो जाएगा, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये नागरहोल कहाँ है, पापीकोंडा कहाँ है, सत्यमंगलम कहाँ है और वायनाड कहाँ है. ठीक है, अब जैसे ये पापीकोंडा है ना, पापीकोंडा इज़ इन आंध्र प्रदेश. ठीक है,
पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और हमें तो कावेरी बेसिन पे बताना है, तो हम कावेरी बेसिन तो केरला और तमिलनाडु पे है बेसिकली पूरा, तो कहाँ आंध्र प्रदेश आएगा? आंध्र प्रदेश इधर है पापीकोंडा कहीं, तो ये 2 हो गया गलत। अब जब आप 2 गलत करोगे ना तो कुछ ज़्यादा, एक तो ए गलत हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आ गया, या तो एक तो ए ऑप्शन चला गया और एक ये डी ऑप्शन चला गया। अब देखो अब क्या है, एक डी चला गया और एक ए चला गया, ठीक है, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचा क्या? बी और सी। अब बी और सी में 3 और 4 तो ऑलरेडी हैं, तो 3 और 4 में दिमाग नहीं लगाना है हमको, कहाँ पे लगाना है दिमाग? A1 नागरहोल। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? वहीं है, कावेरी बेसिन में ही है नागरहोल, वहीं पे है ना, उसी के पास है। ये आपको लोकेशन मालूम होनी चाहिए तभी कर पाओगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी, ठीक है। देख लेते हैं कहाँ पर है। देखो ये है कावेरी बेसिन, यहाँ कर्नाटक, नागरहोल इधर कहीं है, कर्नाटका से होते हुए जाता है केरला और फिर तमिलनाडु पूरा आता है इसमें, ठीक है। तो अगर हम पापीकोंडा का देखें, ये देखो ये है पापीकोंडा, ठीक है, दिस इज़ पापीकोंडा। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, अपना जो बेसिन है वो इधर है, इस वाले एरिया में बेसिन, ठीक है। तो यहाँ और ये तो लिंक कर ही नहीं रहा। नगर होल अगर हम देखेंगे, नगर होल ये है, देखो ये है नगर होल, है ना, तो नगर होल है बेसिन में, है ना, नगर होल इज़ इन द बेसिन। तो इससे आप थोड़ा बहुत आइडिया अगर आपको है, जैसे आपको पता है कि यार ये नगर होल, साइलेंट वैली, ये सब इधर ही है ना, मुद्दुमलाई, मुकुर्ती, बनरघाटा, ये सब इधर ही हैं, तो आप मार सकते हो ये पूरे उसको लेके ऐसा, ठीक है। तो इस टाइप से आप मार पाओगे, ठीक है। 74 क्या बोल रहा है? विद द रेफरेंस टू इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, सेलॉन, फ्रॉगमोथ, कॉपर स्मिथ, बारब्रेड, ग्रे, ये मिनीवेट एंड वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट आर। अब देखो इसमें ये बताना है कहाँ से। अब ये मेरे को मालूम नहीं था जब मैं क्वेश्चन को अप्रोच किया, बट मेरे को मालूम नहीं था, बट मेरे को ये पता था कि एक वाइट थ्रोटेड बुलबुल होती है, एक वाइट थ्रोटेड बुलबुल करके बर्ड होती है, ठीक है। वो न्यूज़ में थी उस टाइम, ठीक है। तो मैंने इस वाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट को भी लेके ये बर्ड्स मार दिया और आंसर एक्चुअली इसका बर्ड्स ही है, ठीक है। तो इस टाइप से आप कर सकते हो, कुछ कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है करंट अफेयर से, तो उसको लिंक करके आप कर सकते हो कि भाई वाइट थ्रोटेड बुलबुल होती है तो रेड स्टार्ट भी एक बर्ड ही होगी, है ना। तो इस टाइप से मैंने मार दिया था इसको, और इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बर्ड्स है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इन द इज़ द बारासिंगा, जहाँ मिलता है ना, बारासिंगा भी बोलते हैं, दैट्स वेरी हार्ड ग्राउंड और सच स्पीशीज ऑफ इंडियन स्वाम डियर। बारासिंगा कहाँ मिलता है, बस ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बारासिंगा बेसिकली क्या है? स्टेट एनिमल है, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है। मध्य प्रदेश का स्टेट एनिमल है बारासिंगा। और मध्य प्रदेश में कौन सी, इनमें से कौन सी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वहाँ पे है कान्हा। हम लोग कान्हा गए थे, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं हमको, हमको बस वहाँ पे बारासिंगा ही दिख रहे थे, शेर वेर तो कुछ दिखाई नहीं, बस बारासिंगा ही है वहाँ पे, है ना। और बियर्स दिखे थे कुछ कुछ, तो बस वहाँ पे ये जो क्या बोलता है, अब इन चारों ऑप्शन में से एमपी में बस कान्हा ही है, ठीक है। तो कान्हा हो जाएगा। मेरे को मालूम नहीं था कि बारासिंगा कान्हा में मिलता, बट मेरे को ये पता था कि बारासिंगा स्टेट एनिमल है मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो वहाँ से ये हो गया ये कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। तो इसका आंसर कान्हा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टील स्लैग कैन बी द मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टील स्लैग जो होता है, स्लैग क्या होता है? जो वेस्ट निकलता है ना, वेस्ट स्टील होता है, उसको बोलते हैं, जो स्टील के प्रोसेस में जो वेस्ट निकलता है ना, उसको हम बोलते हैं स्लैग, ठीक है। वो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, यस। आजकल तो भाई पॉलीथीन का जब वेस्ट यूज़ होने लगा है, जब प्लास्टिक वेस्ट यूज़ हो सकता है रोड के कंस्ट्रक्शन में, तो डेफिनेटली स्टील स्लैग भी यूज़ हो सकता है। इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल हो सकता है, यस हो सकता है, क्योंकि भाई स्टील का जो स्लैग होता है उसमें कितने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना, वो सॉइल के लिए अच्छे होते हैं। कार्बन होता है, आयरन होता है, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल के लिए, तो ये सब होते हैं स्टील स्लैग में हमारे, तो अच्छा है, यस। प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट हो सकता है, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट भी हो सकता है, उससे क्या दिक्कत है भाई? तो 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेना आराम से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली, कहाँ पे आपको मस्क डियर मिलेगा अपनी नेचुरल हैबिटेट? ये अब आपको, ये कठिन क्वेश्चन था ये, मतलब जनरली लोग गलत हुआ था, मेरा भी गलत हुआ है, खैर ये दूसरों को क्या बोल रहा हूँ। मस्क डियर जो है कहाँ मिलता है, ये है। अब इसमें तुक्का मारने में गया था तो तुक्का काम नहीं करता है, क्योंकि मस्क डियर जो है, मेरे को लगा था मानस में मिलेगा मस्क डियर, बट एक्चुअली जो वेग आइडिया था मेरे को वो मानस का था, बट मानस में नहीं था, एक्चुअली मानस में नहीं है। इसका आंसर है आस्कोट एंड गंगोत्री। ये तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुने थे इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के, तो मेरा तो गलत ही था, बट अगर आपने पढ़ा है ये तो ही कर पाओगे, है ना। कुछ भी आइडिया नहीं है तो मेरी टाइप मार के मत आना, गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the rural road construction, the use of which of the following is preferred, ensuring environmental sustainability or to reduce carbon footprint? कार्बन फुटप्रिंट को हमको रिड्यूस करना है, मतलब कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में कम जाए, है ना, हम कार्बन को सेव कर पाएँ। कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमको हेल्प कर पाएंगी, ठीक है। पहला है कॉपर स्लैग, दूसरा है कोल्ड मिस्ट एसफल्ट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्सटाइल्स,
हॉट मिक्स एसफल्ट टेक्नोलॉजी और पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, सीमेंट का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अब पोर्टलैंड सीमेंट से तो इनिशियली बनता ही है ना, उससे कोई कार्बन फुटप्रिंट कम नहीं होता है, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट बनेगा फैक्ट्री में, उससे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी एटमॉस्फेयर में, तो उससे कैसे कार्बन कम होगा। तो फिफ्थ हो गया गलत। फिफ्थ अगर गलत हो गया हमारा तो 2 3 4, अब देखो 2 3 कॉमन है, हमको बस 1 देखना है और फोर्थ देखना है, ठीक है। तो कॉपर स्लैग जनरली प्रेफर्ड होता है, हमने पीछे देखा था ना, स्टील स्लैग यूज़ हो रहा था रोड कंस्ट्रक्शन में। कहाँ गया, पीछे एक ऑप्शन था ना जिसमें स्टील स्लैग यूज़ हो रहा था, कॉपर स्लैग भी यूज़ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। स्लैग मतलब ऑब्वियसली वेस्ट है, वेस्ट का अगर आप कहीं रूरल वेस्ट को अगर डंप ना करके हम कहीं कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं तो कार्बन फुटप्रिंट कम करेगा ही डेफिनेटली, है ना। तो इसका हो जाएगा कॉपर स्लैग। आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग, कोल ऐश कंटेन्स आर्सेनिक लेड एंड मरकरी। अब कोल ऐश जो होती है ना उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आप सोच सकते हो ना सारे एलिमेंट्स होते हैं, आर्सेनिक लेड मरकरी, यस है इसमें। कोल फायर्ड पावर प्लांट रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू द एनवायरनमेंट। तीसरा क्या है, हाई ऐश कंटेंट इज ऑब्जर्व्ड इन इंडियन कोयल। यस हाई ऐश होता है इंडिया के कोयल का, वही ड्रॉबैक ही है कि बहुत हाई ऐश होता है, इसीलिए तो हम कोल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे में खुद में बहुत हाई ऐश होता है, ठीक है। तो 1 और 3 तो सही है, 1 और 3 किस ऑप्शन में सही है, डी में। अब देखो फिर से ये थोड़ा साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सारे सही हैं इसके 1 2 एंड 3, ठीक है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बायोकार इन फार्मिंग। बायोकार का क्या यूज़ होता है फार्मिंग में। तो देखो बायो है, ठीक है, बायो है तो कुछ ऑर्गेनिक से रिलेट करता है, ठीक है। देख लेते हैं क्या है। बायोकार कैन बी यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। तो कोई भी बायो बायो वाली चीज़ इन सॉइल में यूज़ हो सकती है फार्मिंग के लिए, हाँ हो सकती है, तो ये हो गया सही। When biochar is a part of growing medium, it promotes the growth of nitrogen fixing bacteria. Yes, अगर प्रमोट कर रहा है वो एग्रीकल्चर को, अगर ग्रोइंग मीडियम की तरह यूज़ हो रहा है ऊपर वाले ऑप्शन में, तो येस डेफिनेटली कि वो प्रमोट करेगा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को, क्योंकि नाइट्रोजन वो जो होता है ना क्या बोलते हैं, एजोबैक्टर और राइजोबियम, उन सारे बैक्टीरिया से ही तो नाइट्रोजन फिक्स होकर जो प्लांट्स के रूट्स हैं वो ले पाते हैं नाइट्रोजन, है ना। प्लांट्स के जो रूट्स हैं वो नाइट्रोजन रॉ फॉर्म में थोड़ी लेते हैं, वो तो नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कौन करता है, यही बैक्टीरिया, यही जो राइजोबैक्टर और ये सब होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कोई ये चीज़ है बायोकार जो ग्रोइंग मीडियम को प्रमोट कर रही है, तो ऑब्वियसली वो ये जेनरिक स्टेटमेंट है थोड़ा कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बढ़ाएगी। 1 और 2 सही है, तो कुछ हो नहीं रहा बट इससे, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए, व्हेन बायोकार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स अ ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो ये जो बायोकार है ना, ये कोई एक पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है, कोई जो भी पॉजिटिव टेक्नोलॉजी होती है ना उसको हमेशा, उसके हमेशा पॉजिटिव पॉइंट सही होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग भी होता ना तो वो भी उसके सारे जितने भी पॉजिटिव ऑप्शन हैं वो सारे हमेशा सही होते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये भी एक पॉजिटिव ऑप्शन है कि व्हेन बायोकार इज अ ग्रोइंग मीडियम इट इनेबल्स अ ग्रोथ, वाटर ज़्यादा टाइम तक रिटेन होगा। तो जेनरिक स्टेटमेंट्स जो होते हैं ना, ये तीनों ही जेनरिक स्टेटमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये हमेशा सही होते हैं, सब्जेक्टिव और जेनरिक जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो हमेशा सही होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1 2 एंड 3, ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़, कोई भी अभी आजकल क्या चल रहा है, आजकल बायो बहुत चल रहा है, ऑर्गेनिक बहुत चल रहा है ना। तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ना ये सब पॉजिटिव लाइट में शो होती हैं, ठीक है। ये सारी जितनी भी पॉजिटिव सस्टेनेबिलिटी की जितनी भी चीज़ें होती हैं जो इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट कम डाल रही हैं, क्लाइमेट चेंज में क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में बेनिफिट कर रही हैं, तो वो सारी भी चीज़ें जो होती हैं ना उनका जेनरिक स्टेटमेंट जितनी भी होती हैं पॉजिटिव वाली, वो सारी क्या होती हैं, सही होती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डी। आगे बढ़ते हैं, या आप पढ़ लेना। If a particular plant species is placed under Schedule 6 of the Wildlife Protection Act, what is the implication? अब ये पूरा का पूरा जो है ना, ये शंकर IAS में जो WPA वाला चैप्टर है उसमें दिया हुआ है, ठीक है। शेड्यूल 5 में वर्मिन स्पीशीज़ आते हैं, ठीक है। शेड्यूल 6 में वो वाले स्पीशीज़ आते हैं जो जिनका लाइसेंस लेना पड़ता है आपको, ठीक है। आप ऐसे कल्टीवेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है, तो ये डायरेक्ट वहीं से क्वेश्चन है, ये आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें ये है कि लाइसेंस चाहिए होता है कल्टीवेट करने के लिए, ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है। विद रेफरेंस टू गुप्ता डायनेस्टी इन इंडिया द टाउन्स घंटसला, कदुरई एंड चौल, घंटसला, कदुरई एंड चौल आर वेल नोन एज। अब देखो चौल जो है ना वो बेसिकली महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में कुछ तो था ऐसा उस टाइम कि महाराष्ट्र में था ये, है ना, महाराष्ट्र में है अभी भी, है ना, पोर्ट सिटी टाइप है वो, मतलब
अगर आपको इतना भी पता है कि ये महाराष्ट्र में है, तो आपको पता है महाराष्ट्र जो स्टेट है वो यहीं पे है, इधर इधर सा स्टेट है, यहाँ पे कहीं है, इधर कोस्टल सिटी टाइप है, वहीं पोर्ट के बहुत पास है, कोस्ट के बहुत पास है, ठीक है। तो अगर आपको इतना मालूम है तो ही आप कर पाओगे कि ये एक पोर्ट है जो हैंडल करेगा फॉरेन ट्रेड, क्योंकि भाई कोस्ट के पास है तो पोर्ट ही होगा ये जो हैंडल करेगा फॉरेन ट्रेड, है ना। तो ये आपको पता होगा तभी कर पाओगे। इसका आंसर ए है, मैंने तो छोड़ दिया था खैर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को रिकमेंड करें। अपनी क्वेरीज़ आप हमको queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। और पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।